नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा असेंबली इंतखाबात के नतायज आ चुके हैं। बीजेपी पंजाब को छोड़कर बाकी रियासतों में हुकूमत बना रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तारीखी जीत के साथ योगी आदित्यनाथ वापस लौट चुके हैं। समाजवादी पार्टी को हालांकि 2017 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन हुकूमत बनाने का ख्वाब एक बार फिर चुकनाचूर हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी बम्पर जीत के साथ हुकूमत बना रही है। 5 रियासतों की काउंटिंग में चौंकाने वाले नतायज सामने आए हैं। सियासी पार्टियों के कई बड़े कायदीन अपना इलेक्शन हार चुके हैं। उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस के सीएम फेस हरीश रावत इलेक्शन हार गए हैं। उधर उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस कैंडिडेट भुवन चंद्र कापड़ी से इलेक्शन हार गए हैं। अब यहाँ बीजेपी के लिए चैलेंज ये होगा कि उसे 12 महीने में चौथे सीएम का फेस तलाश करना पड़ेगा। हालांकि इस पहाड़ी रियासत में भी भगवा रंग लहराया है। उत्तर प्रदेश कि अब हम तफसीली बात करेंगे इसके बाद। योगी आदित्यनाथ के हाथ में दोबारा उत्तर प्रदेश की बागडोर आ गई है। योगी आदित्यनाथ के हलफ लेते ही उत्तर प्रदेश असेंबली से जुड़े कई रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पहला और सबसे अहम रिकॉर्ड योगी का यह होगा कि ये पहले ऐसे सीएम होंगे जो लगातार 2 बार अपनी इस ओहदे पर फायज होंगे। इससे पहले यूपी में चंद्रभानु गुप्ता और एनडी तिवारी लगातार 2 बार सीएम बने थे, लेकिन वो अपना टर्म पूरा नहीं कर सके थे। मई 2020 में 1950 को उत्तर प्रदेश असेंबली की तश्कील अमल में आई थी। 71 सालों में रियासत को 21 वज़राए आला मिले। अब तक ऐसा किसी असेंबली इलेक्शन में नहीं हो सका, यानी योगी भारतीय जनता पार्टी के लिए लकी साबित हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग के सभी कार्मिकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद पंजाब अब आपका हो गया है। दिल्ली की सरहद के बाहर आम आदमी पार्टी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि अक्सरियत के आंकड़े से भी बहुत आगे निकल चुकी है। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने भी 45,000 वोटों के रिकॉर्ड से जीता है। इधर कांग्रेस के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के रियासती सदर नवजोत सिंह सिद्धू दोनों इलेक्शन हार गए हैं। पंजाब में बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अपोजिशन पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पार्टी वर्कर्स को मुखातिब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। आज बाबा साहेब और भगत सिंह का ख्वाब पूरा हुआ। जनता ने बता दिया है कि केजरीवाल दहशतगर्द नहीं है, बल्कि जनता को लूटने वाले दहशतगर्द हैं। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ और पंजाब में इंकलाब हुआ, अब ये इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है?
भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। आपको पता, मुल्क की सबसे छोटी रियासत गोवा में बीजेपी लगातार तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रही है। यहां 40 सीटों में से उसे 20 पर जीत हासिल हुई है। 3 इंडिपेंडेंट्स ने उसकी तायद की है। इस तरह उसने अक्सरियत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। उधर आम आदमी पार्टी को पहली बार गोवा असेंबली में एंट्री मिली है। उसके 2 उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने जिस अमित पालेकर को वजीर आला का चेहरा बनाया था वो ही इलेक्शन हार गए। बीजेपी का उत्तराखंड में हुकूमत बनाना तय हो गया है, लेकिन वजीर आला पुष्कर धामी की हार की वजह से पार्टी को 12 महीने के अंदर चौथा वजीर आला तलाशना होगा। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया है। बिहार और मरकजी हुकूमत की ताइदी जमात बीजेपी व जेडीयू इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी मिलकर हुकूमत बना सकती हैं। उधर मणिपुर की यूरेपोक सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया। वहां बीजेपी के रघुमनी सिंह ने एनपीपी के दिग्गज कायद व रियासत के मौजूदा नायब वजीर आला यू जय कुमार सिंह को 909 वोटों से हरा दिया। उत्तराखंड में अब तक बीजेपी ने 70 सीट में से 47 सीट जीत ली हैं। यहां कांग्रेस ने 19 सीट जीती हैं। 1 सीट पर बीएसपी ने जीत हासिल की, जबकि 3 सीटों पर दीगर उम्मीदवार जीते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त फतेह पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह जश्न का दिन है और यह जश्न हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये बात उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कारकुनों से खिताब करते हुए की। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उन वोटरों को मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारी माओ बहनों और नौजवानों ने हमारी भरपूर हिमायत की है वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा वोटिंग करने वाले वोटर्स ने वोटिंग में हिस्सा लेकर बीजेपी की फतेह में नुमाया कामयाबी अदा की। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि 10 मार्च को होली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए हमने काम किया और उनको उनका हक दिया। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधान हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। साथियों, उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के
वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। हर छोटे मोटे कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्टी की करारी हार के बाद ट्वीट कर हार कबूल की। राहुल ने पिछले 9 सालों में 11वीं बार हार कबूल करने की बात कही। इससे पहले राहुल गांधी ने 2021 में वेस्ट बंगाल इंतखाबात के बाद, 2019 में लोकसभा इंतखाबात के बाद, 2018 में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, 2017 में यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, 2017 में गुजरात, 2016 में बंगाल, आसाम, 2015 में दिल्ली, 2014 में हरियाणा और महाराष्ट्र, 2014 के लोकसभा इंतखाबात, 2013 के दिल्ली इंतखाबात और 2013 के राजस्थान इंतखाबात में ट्वीट करके हार कबूल करने की बात वो कह चुके हैं। 2015 में दिल्ली असेंबली इंतखाबात में हार के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि हमें आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी से सीख लेना चाहिए और आगे हम इसे सीख लेते हुए काम करेंगे। इत्तेफाक की बात यह है कि इन इंतखाबात में कांग्रेस दिल्ली में 0 पर सिमट गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस आम आदमी पार्टी से राहुल गांधी ने सीख लेने की बात कही थी, उसी ने पंजाब में कांग्रेस को हराया है। कांग्रेस ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में अवाम के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि अगरचे के नताइज उसके तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स हैं, लेकिन जमहूरियत में अवाम का फैसला सबसे मुकद्दम होता है। इसीलिए इस फैसले को कबूल करते हुए कांग्रेस अपनी शिकस्त की वजूहात का खुद एहतसाब करेगी। कांग्रेस के मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इंतखाबी नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जुमेरात के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबात के दौरान पार्टी ने अवाम के मसाइल जैसे महंगाई, बेरोजगारी, डूबती हुई मईशत को जिम्मेदारी से उठाया और उसकी तवक्को थी कि लोग उसका साथ देंगे। चन्नी जी के रूप में हमने एक विनम्र, स्वच्छ और धरातल से जुड़ा नेतृत्व देने का प्रयास किया, लेकिन सरदार अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर से नहीं उबर पाए। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। हम जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और आम आदमी पार्टी श्री भगवंत मान, श्री अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हैं। उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में तो सफल रहे, पर हम उस जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में गली कूचे तक पहुंच पाई। हम उत्तराखंड और गोवा में बेहतर चुनाव तो लड़े, पर जनता का मन नहीं जीत पाए, विजय के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए एक सीख है कि हमें धरातल पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हमने इस चुनाव को जातिवाद और धार्मिक मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यूपी असेंबली इंतखाबात के नताइज पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी के अवाम ने बीजेपी को इख्तियार देने का फैसला किया है। अवाम के फैसले का एहतराम वो करते हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस के रियासती सदर, कारकुनों, अरकान और लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मजलिस को वोट दिया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन नताइज हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए। हम दोबारा मेहनत करेंगे। ईवीएम मशीन के मामले पर तबसरा करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां ईवीएम का मसला उठाकर अपनी शिकस्त छुपाने की कोशिश कर रही हैं। ये ईवीएम का कसूर नहीं है, बल्कि आवाम के जहन में ये बात थी। हम कल से दोबारा काम शुरू करेंगे और मुझे यकीन है कि हम अगली बार बेहतर काम करेंगे। कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमारे प्रत्याशियों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का, जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितने पार्टियां शामिल थी सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और फैसला
जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें मेहनतें बड़ी थी, मगर वो फैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया। मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा और हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं, मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए पहले से करते रहेंगे। और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग, हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारों ने मेहनत की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि उनसे ये भी अपील करूंगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे, हमारी कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियां सामने आएंगी उसको दूर करेंगे। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान और उनके फर्जंद अब्दुल्ला आजम खान ने शानदार कामयाबी हासिल की है। आजम खान जो फरवरी 2020 से जेल में है, उन्होंने जेल से ही रामपुर असेंबली हलके से मुकाबला करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को 60,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी। इसी तरह आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी स्वात तांडा असेंबली हलके से शानदार कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 56,000 वोटों से शिकस्त दी। हालिया दिनों अब्दुल्ला आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। मशहूर शायर मुनव्वर राना की दुख्तर उरूसा इमरान राना को उत्तर प्रदेश इंतखाबात में नोटा से भी कम वोट हासिल हुए। उन्नाव की पूर्व असेंबली हलके से कांग्रेस की उम्मीदवार उरूसा इमरान राना ने वोटों की जो काउंटिंग 5 बजे तक के नतायज आए थे उस वक्त तक सिर्फ 1083 वोट हासिल किए थे, जबकि नोटा में 1385 वोट आए थे। उरूसा 5वें नंबर पर थी। इस सीट पर बीजेपी के अनिल कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के उदयराज से 22,000 वोटों से इलेक्शन जीत चुके हैं। यूपी समेत 5 इंतखाबी रियासतों में वोटों की गिनती के साथ नतीजे साफ हो गए हैं। कोई भी पार्टी या अलायंस बीजेपी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में लौटने से नहीं रोक पाए। हाँ, पंजाब में जरूर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर झाड़ू फेर दी है। पूरे मुल्क में भगवा परचम की बात करें तो बीजेपी और उसके साथी पार्टियों का 18 रियासतों में स्टेटस, जो हालत थी उनकी, वो कायम है। 5 रियासतों का ये इलेक्शन, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सका। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरबराही में मरकज में बीजेपी और उसके इत्तेहादी पार्टियों की हुकूमत बनी थी। उस लोकसभा इलेक्शन में 545 में से 337 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। उस वक्त महज 7 रियासतों में बीजेपी की हुकूमत थी, जबकि 14 रियासतों में कांग्रेस हुकूमत में थी। इसके बाद 2015 से 2017 के बीच यूपी, उत्तराखंड समेत कई रियासतों में बीजेपी की हुकूमत बनी। वजीर आजम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। इसके बाद बीजेपी ने एक एक करके रियासतों में कांग्रेस पर बढ़त बनाना शुरू कर दी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की वापसी हुई। इसके साथ ही 2018 की शुरुआत में सबसे ज्यादा 21 रियासतों में बीजेपी की हुकूमत बनी थी। 2018 के शुरुआत में बीजेपी के लिए सब सही रहा, लेकिन कुछ महीने बाद ही उसकी कामयाबी का सिलसिला रुका। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीजेपी की हुकूमत गिराकर एक वहां पे मिलीजुली हुकूमत बना ली, गठबंधन की हुकूमत बना ली। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में बीजेपी या उसके इत्तेहादियों की हुकूमत गिर गई। हालांकि बाद में फिर से बीजेपी ने कर्नाटका, मेघालय, मिजोरम जैसी रियासतों में हुकूमत बना ली। इस तरह 2014 के बाद सबसे कम बीजेपी और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत उस वक्त थी 2019 में 17 रियासतों में बीजेपी की हुकूमत थी। 2022 असेंबली इंतखाबात
इससे पहले मुल्क की 18 रियासतों में बीजेपी और उसके ताइदी पार्टियों की हुकूमत थी। सबसे खास बात तो ये थी कि नॉर्थ ईस्ट के सभी रियासतों में बीजेपी की हुकूमत थी। फरवरी 2022 में जिन 5 रियासतों गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में इंतखाबात हुए, उनमें से 4 रियासतों में बीजेपी की हुकूमत थी। 5 रियासतों के वोटों की काउंटिंग के बाद अब ये साफ हो गया है कि उन चारों रियासतों में बीजेपी एक बार फिर से अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। तुर्की की राजधानी अंकारा में जुमेरात को रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाला अमन मुज़ाकरात, इंसानी राहदारी या जंगबंदी पर माहिदा हुए बगैर ख़त्म हो गया। एक मुख्तसर मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दामित्रो कोलबिया ने कहा कि उन्होंने शहरियों को मारिपुल से निकालने की गर्ज से इंसानी राहदारी के क़याम का मामला उठाया था, लेकिन बदकिस्मती से रूसी वज़ीर लारोफ इस वादे की तायद करने की हालत में नहीं थे। Було підбито цей от танк окупантів, але було тільки підбито. Тоді місцеві приїхали. रूस यूक्रेन जंग का आज 15वां दिन है। जुमेरात को तुर्की के एंटेलिया शहर में रूस और यूक्रेन के वज़राए ख़ारजा की बातचीत नाकाम हो गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगोई लारवोव ने कहा कि बातचीत में हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सीज़ फायर पर तो बातचीत भी नहीं हुई। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चाहे तो हमारे सदर व्लादिमीर पुतिन उनसे मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। आज नहीं तो कल बातचीत तो करनी ही होगी। वहीं अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने नाटो मुल्कों को भरोसा दिलाया कि अगर उन पर किसी तरह की आंच आई तो अमेरिका हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेगा। हैरिस ने कहा कि हमारे किसी भी सहयोगी पर अगर हमला होता है तो अमेरिका पर उसे हमला माना जाएगा। हमने करीब 5000 फौजी और पैट्रियट मिसाइलें पोलैंड में तैनात की हैं। फूड प्रोग्राम के लिए $50 लाख रिलीज कर दिए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस दौरान कहा कि मारियोपोल अस्पताल पर रूस ने हमला किया है। लोग, बच्चे मलबे में दबे हैं। काफ़ी जुल्म उन लोगों पर किया जा रहा है। दुनिया कब तक इस दहशतगर्दी को नज़रअंदाज करती रहेगी। इसी दौरान अमेरिका ने इंतबाह दिया है कि रूस की फौज यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकती है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने कहा कि अमेरिका ने केमिकल हथियार लेबोरेटरीज और यूक्रेन में केमिकल वेपन्स की तरक्की के बारे में रूस के दावे बेतुके हैं। इन दावों के जरिए वो मुस्तकबिल में हमलों के लिए ज़मीन तैयार कर रहा है। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सुमी से निकाले गए 600 हिंदुस्तानी तुलबा का आखिरी बड़ा ग्रुप पोलैंड पहुंच गया। तुलबा पोलैंड से खुसूसी ट्रेन में लीव के लिए सवार हुए थे। उनके 10 मार्च यानी आज रात तक हिंदुस्तान के लिए परवाज़ों में सवार होने का इम्कान है। तुलबा पोल्टावा से एक और खुसूसी ट्रेन के जरिए मगरबी यूक्रेन के शहर लुविव पहुंचे। मेडिकल के तालिबा जिस्ना जेजी ने बताया कि हम पोलैंड पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें इंडिया के लिए फ्लाइट की तवक्को है। यूक्रेन में सैकड़ों मील का फासला तय करते हुए नकलो हमल के मुतअद्दिद ज़राए इस्तेमाल करते हुए तालिब इल्मों को जंगज़दा मशरकी यूरोपी मुल्क से उनके 2 हफ्तों के परेशान कुन सुमी में क़याम के बाद निकाला गया। We are the students of Sumi State University. After this 14 days of miserable war and wait, we are already reached the Poland. In this situation, we want to thank the people and government of Ukraine, the government of India, the Indian World Forum, Red Crosses, and also the Indian Embassy in Ukraine. For making this Operation Ganga successful, we also want to thank our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, for making this much effort for taking us safely back to India. भारत माता की यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमले के बाद से मारियोपोल में 1170 शहरी मारे गए हैं। उन्हें
इज्तिमाई खबर में दफनाया जा रहा है। लगातार बमबारी के चलते आखिरी रसूमात भी मुश्किल हो गई हैं। इनकी मौत पर आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं है। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के बिट्टापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में एक अदम शनाख्त जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा कि पुलवामा तसादुम आराई में एक जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन को जारी रखा गया है। खबरजी ज़राए ने बताया कि जंगजुओं के छुपने की तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के नाइना बिट्टापुरा इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम एक मशकूक मकाम के नज़दीक पहुंची तो वहां छुपे जंगजुओं ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। हमारी रियासत मर्दों की रियासत है, इसीलिए हमारी रियासत अस्मत रेजी के मामलात में मुल्क में सरे फहरिस्त है। ये बयान राजस्थान के एक वजीर ने असेंबली में दिया। रियासती वजीर शांति धारीवाल ने असेंबली को बताया कि राजस्थान में अस्मत रेजी के मामलात मुल्क में सबसे ज्यादा पेश आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि मर्दों की रियासत है, इसीलिए ऐसे वाकयात बढ़े हैं। वजीर के रिमार्क्स पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही है। रेप के मामले लीजिए आप, रेप विद मर्डर, दो तरह के, रेप अलग और रेप विद मर्डर अलग। रेप विद मर्डर के हैं 11वीं पोजीशन पर राजस्थान, जबकि नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आसाम, नंबर 4 पे महाराष्ट्र, नंबर 5 पे उड़ीसा, नंबर 6 पे तेलंगाना, 7 पे झारखंड, 8 पे वेस्ट बंगाल। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें, ये है। न्यूजीलैंड ने इंडिया को वुमेन्स वर्ल्ड कप के 8वें मैच में 62 रन से हरा दिया। इंडिया के सामने 261 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 46 ओवर 4 बॉल में 198 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। हरमनप्रीत कौर ने 71 रन बनाकर वो टॉप स्कोरर रही। मिताली राज ने 31 रन बनाए। कीवी टीम की जानिब से लीता हो और अमेलिया केर ने 3-3 विकेट लिए। टीम इंडिया की इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 10वीं हार है। इससे पहले टॉस हारकर बैटिंग करते हुए कीवी टीम ने 9 विकेट खोकर 260 रन बनाए थे। अमेरिका के 57 साला मरीज डेविड बेनेट को 2 माह कबल खिंजीर का दिल लगाया गया था, जिसकी आज मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 माह तक खिंजीर का दिल उस मरीज के जिस्म में काम किया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। तारीख में पहली मर्तबा अमेरिका में डॉक्टर्स ने खिंजीर का दिल इंसान को लगाया था। जारिया साल जनवरी में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड मेडिकल सेंटर के जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खिंजीर के दिल को इंसानी जिस्म में कामयाबी के साथ ट्रांसप्लांट किया गया था। 57 साला मरीज डेविड बेनेट को जंगली जानवर का दिल लगाया गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि 3 दिन कबल ये सर्जरी हुई, लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि ऑपरेशन कामयाब होगा या नहीं। काफ़ी अरसे से साइंसदान इंसान में जानवरों के अज़ा की पेवंदकारी पर गौर कर रहे थे और अब इसे अमली जामा पहनाया गया। वाज़ेह है कि अमरीकी साइंसदानों ने हाल ही में खंजीर के गुर्दे को इंसानी जिस्म में लगाया था। साइंसदानों ने बताया कि ऑपरेशन कामयाब रहा और खंजीर का गुर्दा इंसानी जिस्म में काम करता है, ताहम ये आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए लगाया जा सकता है। NYU लैंगून न्यूयॉर्क के कबलजी हेल्थ सेंटर के साइंसदानों ने एक नया तजुर्बा किया था। खंजीर के गुर्दे को मरीज के जिस्म में लगाया था। साइंसदानों का कहना है कि मौजूदा दौर में आज़ा की पेवंदकारी आम बात है, लेकिन इंसानी आज़ा की किल्लत बड़ा मसला बन गई है। साइंसदान बरसों से इसका हल तलाश करने के लिए तजुर्बात कर रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पर जानवरों के आज़ा इंसानों में लगाने पर तहकीक जारी है। सिर्फ अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा लोग आज़ा की पेवंदकारी के मुंतज़िर हैं। उनमें से 90,000 से ज़्यादा गुर्दों के आर्जे का शिकार हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।